साथियों, ये जो अधिवेशन बहुजन मुक्ति पार्टी का हो रहा है, तो बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब होता है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यांक। यह बहुजन का मतलब बहुसंख्यांक से है। और बहुजन मुक्ति पार्टी, इसका मतलब है बहुजन गुलाम है। तो गुलाम बहुजनों को मुक्त कराने वाली पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी, यानी बहुजनों की मुक्ति के लिए बनाई गई पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है। सवाल खड़ा होता है, इस देश में बहुजन कौन है? साथियों, इस देश में बहुजन का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। एससी का मतलब है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। एसटी का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका मतलब है आदिवासी। और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ये एससी, एसटी, ओबीसी ये बहुजन है। इसके अलावा जिन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी से धर्म परिवर्तन कर लिया, वो सभी लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश में बहुसंख्यांक है। और बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से प्रतीत होता है कि बहुजनों को गुलामी से मुक्त करने के लिए बनाई गई पार्टी। अब बहुजन गुलाम कैसे है? तो इस देश में बहुजन दुनिया में कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। बहुसंख्यांक लोग गुलाम नहीं हो सकते, फिर भी भारत में बहुसंख्यांक लोग गुलाम हैं। वो कैसे गुलाम हैं? तो बहुसंख्यांक लोगों को अल्पसंख्यांक बनाया गया है। बहुसंख्यांक लोगों को अल्पसंख्यांक बनाने के लिए यूरेशियन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था पहले बनाई, फिर जाति व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में 4 टुकड़ों में बांटा, फिर जाति व्यवस्था बनाई, 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। हर जाति के अंदर 10 से ज्यादा उपजातियां हैं। उपजातियां, इसका मतलब 60,000 से ज्यादा टुकड़ों में हमारे लोगों को बांट दिया गया।
जिनको 60,000 से ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया गया, वो अल्पसंख्याक हो गए। अब यहाँ सभी लोगों का एक सवाल होता है, अरे बहुजन बटा हुआ है। बहुजन बटा हुआ नहीं है, बहुजनों को जाति व्यवस्था बनाकर बांट दिया गया है। और जो जाति व्यवस्था है ये क्रमिक असमानता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ऊपर की जाति नीचे की जाति के साथ दुर्व्यवहार करती है। जाति के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और हमारे लोगों को जातियों के टुकड़ों में बांट के अल्पसंख्याक बना दिया और फिर अल्पसंख्याक लोगों पर राज कर रहे हैं। हमारी गुलामी मल्टी फोल्डर गुलामी है। मल्टी फोल्डर मतलब आपने फाइल देखी होगी, तो फाइल के अंदर अलग अलग फोल्डर होते हैं। हमारी गुलामी राजनीतिक गुलामी भी है, धार्मिक गुलामी भी है, सांस्कृतिक गुलामी भी है, आर्थिक गुलामी भी है, शारीरिक गुलामी भी है। हर तरह की गुलामी हमारे लोगों पर देश में थोप दी गई। और हमारा मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम हो गया। गुलामी का उदाहरण, अगर मणिपुर की घटना को आप याद करो, मिलिट्री का जो आदमी था उसकी बीवी आदिवासी महिला, उसके साथ गैंगरेप हुआ। क्या इस देश में कभी आपको उस रेप होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर एक बयान भी दिया? ये केवल एक घटना नहीं है। देश में प्रत्येक 7 मिनट में एक बलात्कार होता है। 7 मिनट में एक बलात्कार। आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। इसका मतलब है सरकार चलाने वाले लोग जिनके नियंत्रण में शासन प्रशासन है, वो आपको न्याय दे सकते हैं। क्या आपको न्याय मिलता है? अगर किसी के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार की घटना हो जाए, थाने में चले जाओ, एफआईआर लिख लिया जाता है। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी 500 लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। जब हुजूम इकट्ठा होता है तब जाकर एफआईआर लिखा जाता है। FIR, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपके ऊपर अन्याय हुआ, आप वो रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हो कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ, लिख लो। कार्यवाही तो बात का मामला है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ, आप ये लिख लो, दर्ज करो रजिस्टर में। रजिस्टर में दर्ज करने के लिए 500 लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे लोग आज भी गुलाम हैं। हसदेव के जंगल, हसदेव का मामला चल रहा है। अभी सरकार ने आदिवासियों के विरोध में एक नया कानून बनाया।
वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। ये जो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम है 2023 में जो सरकार ने बनाया, ये अधिनियम संविधान के अंदर प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाला कानून है। जैसे आदिवासियों के लिए आर्टिकल 244, उसके अंतर्गत अनुसूची 5 अनुसूची 6 है। तो आदिवासी जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वो ज़्यादातर जंगल एरिया है, उसे अनुसूचित एरिया कहा जाता है। और अनुसूचित एरिया में किसी भी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, कानून है। जब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। जो कब्जा नहीं कर सकते वो कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करने के लिए कानून बनाया। आदिवासियों के लिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा की परमिशन के बगैर अगर आदिवासियों की जमीन के नीचे बहुमूल्य खनिज संपदा भी है, चाहे हीरा हो, जवाहरात हो, यूरेनियम हो, बॉक्साइड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, टाइटेनियम हो, चाहे जितनी भी धातुएं हो, उसका मालिक आदिवासी है। सरकार भी उसकी मालिक नहीं है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है। अगर सरकार को वहां उत्खनन करना है तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने परमिशन दिया तो ही सरकार वहां खुदाई कर सकती है। अगर नहीं दिया तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता आदिवासियों की इजाजत के बगैर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आदिवासियों को संविधान के अंदर एक बड़ा संविधान दिया है, बहुत बड़ा अधिकार दिया है। फिर भी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासियों का शासन होगा, आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा। तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में इधर की कुर्सियां भर गई है, बैठ जाए, बैठने दीजिए। तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासियों के हक अधिकार पर कैंची चलाने का काम कर रहा है। मैं गुजरात गया तो गुजरात में मैंने देखा, गुजरात में कच्छ जिला है और कच्छ जिले में बहुत सारी खनिज संपदा जमीन के नीचे थी। एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के कराची शहर से लगा हुआ जिला है कच्छ। तो कच्छ में कोल कौन होते हैं? आदिवासी होते हैं ना। कोल, भील, बिलाला आदिवासी होते हैं। वहां पर जो कोल लोग थे, कोलों की हत्या हुई। हत्या होने के बाद उनका जो एक सांसद था बीजेपी का, उसने संसद के अंदर मुद्दा उठाया, ये तो मार्शल लोग हैं,
ये उनकी हत्या हुई, आदिवासियों की हत्या हुई। बदले में आदिवासियों ने भी जिन्होंने हत्या की थी उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद संसद में उनका आदमी बोलता है कि ये मार्शल कौम है और आदिवासियों को ओबीसी की सूची में डाला गया। वहाँ के आदिवासी खुश हो गए। षड्यंत्र कैसे होता है, षड्यंत्र बता रहा हूं। वहाँ के आदिवासियों को ओबीसी की सूची में डाल दिया। जब तक वो आदिवासी थे उनकी जमीन पर कोई उद्योगपति और सरकार कब्जा नहीं कर सकती थी। जैसे ही ओबीसी की सूची में आ गए, अनुसूचित एरिया खत्म हो गया। अनुसूचित एरिया खत्म होने के बाद उनकी जमीन पर अडानी ने कब्जा कर लिया और आज वहां पर बिजली उत्पादन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है और साथ साथ में पाकिस्तान तक बिजली सप्लाई हो रही है। जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, कब्जा उनका हो गया। हसदेव में आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ने का कार्यक्रम जारी है। खदेड़ने का मतलब समझते हो? अगर कोई जानवर किसी के खेत में चारा चरने के लिए चला जाए तो लोग डंडा लेके आते हैं और उस जानवर को डंडे से पिटाई लगा के खदेड़ते हैं। लेकिन आदिवासी तो अपने ही एरिया में है, फिर भी आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर से खदेड़ने का काम जारी है। आदिवासी गुलाम क्यों है? केवल आदिवासी नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये गुलाम क्यों है? तो गुलामी का सबसे बड़ा कारण है अजागृति। हमारे समाज के अंदर जागृति नहीं है, अजागृति है। अजागृति हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं, जो कौम जागृत नहीं होती वो कौम मुर्दा होती है। जो कौम जागृत नहीं होती वो कौम मुर्दा होती है और मुर्दा कौम जिंदा कौम की जागीर होती है। जैसे कोई गाय है, बैल है, भैंस है, लोग गाय, बैल, भैंस को अपनी जागीर मानते हैं। जब इच्छा हो दो डंडे मार दिया। तो ऐसे जो अजागृत होते हैं, अजागृत लोगों पर अन्याय, अत्याचार लगातार चलता रहता है। तो चूंकि ये उद्घाटन सत्र है, मैं ज़्यादा बातें नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कंक्लूडिंग में आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। साथियों, जब इस देश का संविधान लिखा गया तो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। एक सिंपल राइट होता है, साधारण अधिकार, और एक फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकार की शुरुआत आर्टिकल 13 से होती है। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा और मनुस्मृति में हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई। शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति का नहीं होगा, शस्त्र का नहीं होगा, किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सारा उन्होंने लिख कर रखा। जब उन्होंने लिख कर रखा तो बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति 1927 में जलाई। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग लगा दी। वो मनुस्मृति में हमारे लोगों के विरोध में सब लिखा हुआ है।
जातियों का नाम ले लेकर लिखा है। अधिकार वंचित किया गया, हमारे लिए कानून बनाए गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जला दिया। और जब बाबा साहब को अवसर मिला तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सौंप दिया हमारे लोगों के हित में, और उसमें आर्टिकल 13 लिखा। आर्टिकल 13 में क्या लिखा? आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार है। उसमें लिखा कि मौलिक अधिकारों से असंगत, मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाला कोई भी कानून बनाने की राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इजाजत नहीं होगी। यानी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तमाम लोगों को जो अधिकार दिए, उसके विरोध में मौलिक अधिकार दिए, उसके विरोध में कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। और 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी कानून चलते थे मनुस्मृति के, उसको शून्य घोषित किया गया। संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा है। फिर आर्टिकल 14 में लिखा सभी नागरिक समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या एक आम नागरिक हो, सारे लोग कानून के समक्ष समान होंगे। फिर आर्टिकल 15 में लिखा धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मनुस्मृति क्या कहती है? वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, एक लाइन में सब खत्म कर दिया। फिर आर्टिकल 17 में लिखा अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 16 में लिखा सभी नागरिकों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। यानी तमाम अधिकार हमारे लोगों को दिए। और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये पर्चा है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में क्या? हरियाणा और महाराष्ट्र के पाठ्यक्रमों की किताब में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। मनुस्मृति लागू कर दिया। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, उस मनुस्मृति को आज उन्होंने सिलेबस में लागू कर दिया। कितना भयानक मामला चल रहा है। हमारे लोगों को है कोई जानकारी? मनुस्मृति का राज मालूम है? किसी ने अगर पढ़ाई कर लिया तो उसकी गर्दन काट दो, किसी ने वेद वाक्य सुन लिए तो कान में शीशा पिघला कर डाल दो, उनको अगर थोड़ा सा ऐसे आंखों से निहार लिया, देख लिया तो आंखों में गरम सलाखे डाल के आंखें बाहर निकाल ले। उनके सामने आप चप्पल पहन कर नहीं जा सकते, सुबह के समय नहीं निकल सकते, शाम के समय नहीं निकल सकते। सुबह निकलोगे तो उसकी परछाई आपकी ज़्यादा लंबी बनेगी, शाम को निकलोगे तो सूरज में आपकी परछाई ज़्यादा लंबी बनेगी। परछाई लंबी बनेगी और परछाई आपकी उनको टकरा गई, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में कानून बनाकर रखा, वो मनुस्मृति सिलेबस में पढ़ाना शुरू कर दिया। आपके बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो, सरकार स्कूल में पढ़ाने देने के बजाय आपके बच्चों को, मास्टर को दूसरे कामों में लगा रही है। मास्टर का काम स्कूल में पढ़ाना है, सरकार क्या बोलती है? जनगणना करो, बाल गणना करो, पशु गणना करो, वृक्ष गणना करो। हर साल चुनाव होता है, चुनाव की लिस्ट बनाओ। लोकसभा के चुनाव की लिस्ट मास्टर से बनवाते हैं, विधानसभा के चुनाव की लिस्ट मास्टरों से बनवाएंगे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, प्रधानी के चुनाव की लिस्ट मास्टरों से बनवाएंगे। अरे भाई, मास्टर को पढ़ाने के लिए रखा या दूसरे काम कराने के लिए रखा? एक काम करो, भैंस का तबेला खोलो और मास्टरों को जो है वो गोबर साफ करने के काम में लगा दो। तो मास्टरों को दूसरे कामों में लगा रहे ताकि आपके बच्चों के दिमाग का विकास ना हो स्कूलों में। ये सोची समझी रणनीति के अनुसार कांग्रेस ने स्कूलों में पढ़ाने की सोच खत्म की, बीजेपी आई, बीजेपी भी वही काम कर रही है, मनुस्मृति सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। यानी वो आपके बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते। आप पढ़ाने के लिए जाओगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में डालना पड़ता है। जब बच्चों को प्राइवेट में डालते हैं तो आपके पास फीस नहीं है। बहुत सारे लोग यहीं पर आए, हमने 50 रुपये डेलीगेट फीस रखा, हमारे पास नहीं है। अरे 50 रुपये इधर नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो इसका मतलब ये है वो फीस इतनी बढ़ा देंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते। जब आप एजुकेशन नहीं दे सकते तो मनुस्मृति कहती है शूद्र अति शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। खत्म हो गया आपका अधिकार पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ऑलरेडी खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सभी अधिकारों को वो धीरे धीरे करके एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हमको इस देश में अगर कुछ करना है तो संगठित होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, स्वाभिमानी और स्वावलंबी तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। और स्वाभिमानी और स्वावलंबी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई है। आपकी लड़ाई कोई भी पार्टी लड़ने वाली नहीं है। देश में एकमात्र बहुजनों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आभार। जय जोहार, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संदीप मानकर साहब, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ का प्रभार अपने हाथों में लिया है। हम माननीय संदीप मानकर जी का इस छत्तीसगढ़ में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आज के इस सत्र का उद्घाटन करने के लिए हम माननीय संदीप मानकर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार ताली बजाएं मेरी बात। तो साथियों, तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मुंबई महाराष्ट्र से जो हमारे बीच में आए हुए हैं माननीय अनिल कुमार माने साहब, उनका आगमन हो चुका है हमारे जशपुर जिला में और हम लोग अभी 5 मिनट के अंदर में हम लोग उनको यहाँ पे लाएंगे।
और वो हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे गौरव हैं और एक गुरु हैं। आज वो बहुत सारी बातें हम लोग को बताएंगे, तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ उधर बस स्टैंड साइड में। तो आप सभी साथी लोग 5 मिनट थोड़ा सा, मैं जैसे वहाँ से निकलूँगा मैं हमारे सुनील जी को